नमस्कार दोस्तों। मुगल साम्राज्य 300 सालों का एक ऐसा दौर जिसने भारत के इतिहास को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी साम्राज्य के फर्श से अर्श तक और फिर अर्श से वापस फर्श तक के उस बेहद ही ड्रामेटिक सफर को समझने वाले हैं। एक ऐसा सफर जिसकी शुरुआत बहुत डगमगाती हुई थी, लेकिन फिर उसने ऐसे शिखर को छुआ जिसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं, और फिर अंत में सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। सोचिए जरा, आखिर वो क्या चीज थी जिसने इस राजवंश को 300 सालों तक इतनी ताकत दी। मतलब ये कोई छोटी बात तो है नहीं। आज हम सिर्फ उन बड़ी बड़ी जंगों की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि उस जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी या उस इंजन को भी गहराई से समझेंगे जिसने इतने विशाल साम्राज्य को इतने लंबे समय तक दौड़ने की ताकत दी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मुगलों का उदय, फिर उनका विस्तार और स्वर्ण युग, उसके बाद उनका प्रशासन और समाज, और आखिर में उस विशाल साम्राज्य का पतन। चलिए गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, मुगलों का उदय। कहानी शुरू होती है चंगेज खान और तैमूर के वंशज बाबर से, जिन्होंने भारत में इस नए राजवंश की नींव रखी थी। साल 1526, पानीपत की पहली लड़ाई। यहीं से भारत में मुगल शासन की असली शुरुआत हुई थी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, और पता है इस ऐतिहासिक जीत की सबसे बड़ी वजह क्या थी? बाबर ने भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर बारूद और तोपों का इस्तेमाल किया था। इसके ठीक अगले साल 1527 में खानवा के युद्ध में राजपूतों के खिलाफ जीत के बाद बाबर ने इसे एक पवित्र युद्ध का नाम दिया और खुद को गाजी की उपाधि दी। और फिर 1529 के घाघरा के युद्ध ने बिहार और बंगाल तक उनका कब्जा पक्का कर दिया। अब बाबर के बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे हुमायूं। लेकिन सच कहूं तो शुरुआती मुगल शासन की डोर बहुत कच्ची थी। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने 1539 के चौसा और 1540 के कन्नौज युद्ध में ऐसी करारी मात दी कि उन्हें 15 साल तक दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी, एक निर्वासित जीवन जीना पड़ा। और जब 15 साल बाद उन्होंने सत्ता वापस पाई भी, तो सोचिए क्या हुआ। अपने ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उनकी मौत हो गई। जी हाँ, इससे हमें यह समझ आता है कि इतिहास में साम्राज्य बनाना कभी भी कोई सीधी लाइन नहीं होती। इन्हीं उतार चढ़ावों के बाद आता है हमारा दूसरा भाग, विस्तार और स्वर्ण युग। ये वो दौर था जब साम्राज्य में स्थिरता आई और अकबर, जहांगीर और शाहजहां के राज में मुगलों ने कामयाबी के नए शिखर को छुआ। अकबर ने जिस तरह से पावर को सेंट्रलाइज किया, वो सच में काबिले तारीफ था। पानीपत के दूसरे युद्ध में अपनी धाक जमाने के बाद अकबर ने सिर्फ तलवार के जोर पर राज नहीं किया, बल्कि सबको साथ लेकर चलने के लिए दीन-ए-इलाही नाम की एक नई और मिली-जुली धार्मिक व्यवस्था भी शुरू की। इस वक्त तक मुगल दरबार की भव्यता दुनिया भर में मशहूर होने लगी थी। इस गोल्डन एज के कुछ बहुत ही दिलचस्प माइलस्टोन्स रहे हैं। जैसे 1564 में अकबर ने जजिया टैक्स खत्म कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा कूटनीतिक दाव था। फिर 1576 में महाराणा प्रताप के साथ हुआ हल्दी घाटी का युद्ध, जो किसी एक की जीत पर नहीं बल्कि एक सामरिक बराबरी पर जाके रुका। जहांगीर ने न्याय के लिए एक अनोखी चीज बनाई, जंजीरे अदल, यानी न्याय की जंजीर। और फिर आए शाहजहां, जिन्हें वास्तुकला का सबसे बड़ा मुरीद कहा जा सकता है। ताजमहल और जामा मस्जिद जैसी बेमिसाल इमारतें उन्हीं के दौर में बनी। लेकिन एक बात और, इन्हीं शानदार इमारतों ने धीरे धीरे शाही खजाने की कमर तोड़नी भी शुरू कर दी थी। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, प्रशासन और समाज। राजाओं और युद्धों की कहानियों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा था। वो कौन सा इंजन था जो इतने बड़े साम्राज्य को बिना रुके चला रहा था? इस पूरे सिस्टम की धड़कन थी मनसबदारी प्रथा। इसे अकबर ने शुरू किया था, और ये एक ऐसा कमाल का ब्यूरोक्रेटिक और मिलिट्री स्ट्रक्चर था जिसने पूरे साम्राज्य की रीढ़ का काम किया। इसी ने प्रशासन और सेना दोनों को एक साथ मजबूती से बांध कर रखा था। अब इस मनसबदारी को समझने के लिए हमें दो शब्दों का अंतर समझना होगा, जात और सवार। जात किसी भी अधिकारी का पर्सनल स्टेटस और उसकी सैलरी तय करता था, और सवार रैंक ये बताता था कि उस अधिकारी को अपने पास कितने घुड़सवार सैनिक हर वक्त तैयार रखने हैं। मतलब मुगल अधिकारियों को सिर्फ ऑफिस में बैठकर काम नहीं करना था, बल्कि उन पर प्रशासन और सेना दोनों की दोहरी जिम्मेदारी थी। अब यहाँ एक बात जो बहुत ही दिलचस्प है वो ये कि ये पूरा सिस्टम एकदम मैच की तरह कैलकुलेटेड था। 10 जात वाले छोटे अधिकारियों से लेकर 12,000 जात वाले शाही राजकुमारों तक हर किसी की जगह एकदम फिक्स थी। कौन किसके ऊपर है, कौन नीचे, कोई कंफ्यूजन नहीं।
सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ था। और हाँ, सैलरी देने का तरीका भी बड़ा स्मार्ट था। कैश देने के बजाय ज्यादातर अधिकारियों को जागीरें दी जाती थीं। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें उस जमीन का मालिक बना दिया जाता था। बिल्कुल नहीं। उन्हें सिर्फ उस जमीन से टैक्स वसूलने का अधिकार होता था। और तो और, ये जागीरें खानदानी नहीं होती थीं और अधिकारियों का बार बार ट्रांसफर होता रहता था। इस कमाल की रणनीति ने किसी भी लोकल लीडर को इतना मजबूत होने ही नहीं दिया कि वो मुगल सम्राट को ही चुनौती दे डाले। लेकिन जब हम उस दौर के समाज की बात करते हैं तो वो बहुत ही सख्त था। एकदम ऊपर था मुगल, राजपूत और अफगानों का शासक वर्ग, जहां नूरजहां जैसी कुलीन महिलाओं का भी जबरदस्त दबदबा था। बीच में आते थे व्यापारी और कारीगर। लेकिन जब हम इस पिरामिड के सबसे निचले हिस्से को देखते हैं तो सच्चाई काफी कड़वी लगती है। आम जनता, किसान और कमीन वर्ग यानी भूमिहीन मजदूर, ये वो लोग थे जो भारी टैक्स और भयंकर गरीबी के बोझ तले दबे हुए थे। उस समय किसान मुख्य रूप से 3 तरह के होते थे। खुदकाश्त, जो अपनी खुद की जमीन पर खेती करते थे, पाही काश्त, जो प्रवासी किसान थे, और मुजारियान, जो किराएदार थे। और एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताऊं, आप आज जो आलू, मक्का, अनानास और तंबाकू देखते हैं ना, ये पुर्तगाली व्यापारियों के जरिए पहली बार इन्हीं मुगल खेतों में उगाई जानी शुरू हुई थीं। है ना कमाल की बात? और अब हम पहुंचते हैं हमारे आखिरी भाग पर, साम्राज्य का पतन। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सदियों से इतनी अच्छी तरह दौड़ रहा ये शक्तिशाली इंजन अचानक से टूटकर बिखर गया? देखिए, सम्राट औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य अपने आकार में सबसे बड़ा हो चुका था, एकदम विशाल। लेकिन दक्कन के इलाके में लगातार चल रहे युद्धों ने इस साम्राज्य को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया, और ऊपर से औरंगजेब द्वारा जजिया टैक्स को फिर से लगा देने से कई इलाकों में भयंकर विद्रोह भड़क उठे। और यही वो वक्त था जब मुगल दरबार की चमक दमक युद्ध की धूल में खोने लगी। इसे आप एक चेन रिएक्शन की तरह समझ सकते हैं। औरंगजेब के बाद जो राजा आए वो बहुत कमजोर साबित हुए और केंद्र की पकड़ ढीली पड़ गई। गद्दी के लिए आपस में ही लड़ाइयां होने लगी, जिससे खजाना और संसाधन बर्बाद हो गए। इसी का फायदा उठाया मराठों और दूसरी क्षेत्रीय शक्तियों ने, जो अब तेजी से मजबूत हो रही थीं। और रही सही कसर तब पूरी हो गई जब खेती बाड़ी एकदम ठप पड़ गई, जिसने पूरी इकोनॉमी को ही घुटनों पर ला दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह पतन कितनी तेजी से हुआ। 1707 में औरंगजेब की मौत के कुछ ही दशकों बाद 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली को बुरी तरह लूटा और वो मशहूर मयूर सिंहासन भी अपने साथ ले गया। ये एक ऐसा जख्म था जो कभी नहीं भर सका। और आखिरकार 1857 के विद्रोह के बाद अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को गद्दी से हटाकर रंगून निर्वासित कर दिया गया, और इसी के साथ मुगल राजवंश का औपचारिक अंत हो गया। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए वो ये है कि क्या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इतने विशाल और विविध साम्राज्य को हमेशा के लिए संभाल सकता था, या मुगलों का गिरना बस वक्त की ही बात थी, एक ऐतिहासिक चक्र का हिस्सा? मुगलों का उदय, उनकी शान और शौकत, और फिर उनका पतन। इतिहास का ये अध्याय हमेशा हमें सोचने पर मजबूर करता रहेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। हम जल्द ही एक नए दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे।